सांस्कृतिक मूल्य किसी भी देश की प्राणदायिनी शक्ति होते हैं। संस्कृति जीवन में स्फूर्ति व क्रियाशीलता का आगाज करते हुए मनुष्य को करणीय व अकरणीय के भेद से परिचित कराती है। संस्कृति किसी भी समाज के सदाचरण का वह अभिन्न अंग होती है जिसके कारण वह समाज क्रियाशील रहता है। उस समाज को चिरंतन जीवंतता प्रदान करने का कार्य संस्कृति ही किया करती है। समाज में स्थापित उच्च आदर्शों के क्रियान्वयन का नाम ही संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में निहित अनेकता में एकता एवं समन्वय की प्रवृत्ति ने उसे शैशव काल से ही सबकी प्रिय व अनुकरणीय बना दिया है। कोई भी समाज भारतीय समाज में निहित नैतिक मूल्य अथवा जीवन यापन पद्धति या व्यवस्था से सहज ही आकर्षित व प्रभावित होता हुआ चला जाता है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देश भारतीय संस्कृति से प्रभावित हैं और इससे प्रभावित होकर के इसकी प्रशंसा करते हुए वह स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। एशिया तथा यूरोप के अनेक देशों में भारतीय संस्कृति के प्रभावों को स्पष्टतः देखा जा सकता है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य तथा उत्तर पूर्व एशिया पर भारतीय संस्कृति के प्रभावों की। मध्य एशिया में अफगानिस्तान, अरब तथा ईरान ऐसे देश हैं जहां प्राचीन समय में भारतीय संस्कृति का पूर्ण साम्राज्य रहा है। पुरातात्विक अन्वेषण एवं विभिन्न यात्रियों के वर्णनों से यह बात सिद्ध होती है कि इस्लाम धर्म के उदय से पूर्व मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति तथा बौद्ध धर्म का ही प्रभाव था। अलबरूनी के लेखों से ज्ञात होता है कि पर्सिया, इराक, खुरासान और सीरिया ये सभी देश बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। इनमें से अफगानिस्तान तो एक लंबे समय तक भारत का अभिन्न अंग रहा है। पहले भारत व अफगानिस्तान के मध्य कोई भी सीमा रेखा नहीं थी। प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि को गांधार के शालापुर गांव का निवासी बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि जितनी भी जातक कथाएं हैं वे सभी की सभी कथाएं गांधार में ही लिखी गईं। अफगानिस्तान में स्थित तक्षशिला भारतीय ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। ऋग्वेद में वर्णित स्वात तथा कुंभनगर और गोमल नदी वर्तमान के सुवस्तु और काबुल नगर हैं तथा गौतमी नदी है, ऐसा माना जाता है। अलबरूनी के विवरण से ज्ञात होता है कि मुस्लिम धर्म के प्रकाश में आने से पूर्व वहां भारतीय शाही वंश का शासन था। अलबरूनी लिखते हैं, हिंदू शाही वंश अब समाप्त हो चुका है। सारे वंश का अब कोई भी अवशेष नहीं है। हमें कहना पड़ता है कि अपने चरम उत्कर्ष व समृद्धि के दिनों में भी इस वंश वालों का अच्छा और उचित व्यवहार, उचित कार्य करने का उत्साह कभी मंद नहीं हुआ। ये सब के सब सहृदय व उज्जवल ज्ञान के मनुष्य थे। महमूद गजनवी ने इस देश का सर्वनाश कर दिया। अलबरूनी के इस लेख से ज्ञात होता है कि महमूद के आक्रमणों से पूर्व यह देश भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा लिख रहा था। अरब और भारत के आपसी व्यापारिक संबंधों का उल्लेख प्राचीन काल से ही हमें प्राप्त होता है। चीनी भाषा के ग्रंथों के अनुसार 300 ईसा पूर्व में अरब व्यापारी भारत से मेहंदी तथा बेला अर्थात चमेली चीन लेकर के आए थे। ज्योतिष, गणित और औषधियों का ज्ञान भी उन्होंने भारत से प्राप्त किया, इसके प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। जैसे ज्योतिष के अनेकानेक प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया है, जिससे वह ज्ञान राशि सभी तक पहुंच सके, सभी को प्राप्त हो सके। ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत का अनुवाद याकूब अल झिरानी ने सिंध हिंद के नाम से किया है।
उनके दूसरे ग्रंथ खंड खाद्यक का अनुवाद अलास्कंद के नाम से अरबी भाषा में किया गया है। ज्योतिषाचार्य आर्यभट्टकृत आर्यभट्टीय का अनुवाद अरबी भाषा में अर्जबंद के नाम से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अलबरूनी के लेखों से हमें यह भी ज्ञात होता है कि बगदाद के राज दरबार में एक ज्योतिषी रहता था जिसका नाम कंका था। कंका का उनके राज दरबार में बहुत अधिक महत्व था। गणित के विषय में यदि देखा जाए तो शून्य का, जीरो का ज्ञान संपूर्ण विश्व को भारत ने ही दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इससे अरब भी अछूता नहीं रहा होगा। शून्य का ज्ञान भारत से ही अरब पहुंचा। इसकी पुष्टि अरबी विद्वान अलखवारिज्म के ग्रंथ हिंदसा से भी हो जाती है। औषधि विज्ञान के विषय में भारत आरंभ से ही धनी रहा है, क्योंकि यहां ऋतु चक्र है। विभिन्न ऋतुओं के कारण यहां पर विभिन्न प्रकार की औषधियां होती हैं। अलबरूनी के ग्रंथ अलवेरूनीज इंडिया अर्थात किताब अल हिंद में उल्लेख मिलता है कि बगदाद के अस्पतालों में हिंदू वैद्यों की नियुक्ति की जाती थी और उन वैद्यों का बहुत अधिक महत्व भी था। अरबी भाषा में सुश्रुत संहिता का अनुवाद शस्त्रु नाम से किया गया है। इस अनुवाद को मंका ने किया है तथा चरक संहिता का अरबी अनुवाद अब्दुल्ला अली ने किया है। ईरान व भारत के व्यापारिक संबंध भी बहुत प्राचीन काल से रहे हैं। ईरान की खाड़ी और सिंधु नदी के मुहाने इराक के साथ व्यापार के मुख्य मार्ग थे। ईसा पूर्व 975 में ईरान के राजा सोलोमन ने अपने राजमहल को सजाने के लिए भारत से ही सजावट का सामान मंगाया था, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और ईरान में भी भारत के ही समान अग्नि पूजा का अत्यंत महत्व है। वहां भी अग्नि पूजा को महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर पूर्व एशिया एवं भारतीय संस्कृति। उत्तर पूर्व एशिया में अगर हम देखें तो भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का मुख्य साधन रहा है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के ही माध्यम से भारतीय संस्कृति उत्तर पूर्व एशिया में पहुंची है। यही कारण है कि वर्तमान में इन देशों में, अधिकतर देशों में भारतीय संस्कृति है या बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म होते हुए भी यहां भारतीय संस्कृति पूर्णतया तो नहीं कह सकते, उन्होंने उसको अपने अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढाल लिया है। किंतु भारतीय संस्कृति के चिन्ह, प्राचीन भारतीय संस्कृति के चिन्ह वहां आज भी देखे जा सकते हैं। पृथक पृथक रूप में यदि हम इन देशों में भारतीय संस्कृति को देखें तो इस प्रकार कह सकते हैं, इस तरह से देखा जा सकता है। तिब्बत। उत्तर भारत का सबसे निकटतम देश तिब्बत है। यहां भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार 7वीं शताब्दी में हुआ ऐसा माना जाता है। वहां के तत्कालीन नरेश इष्टांगचान गंबो के समय में आरंभ हुआ और यह बहुत अधिक लंबे समय तक वहां विद्यमान रहा। उनकी दोनों ही रानियां, जो कि चीनी और नेपाली थी, वह बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। रानियों की प्रेरणा से इष्टांगचान गंबो ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। यथा राजा तथा प्रजा। राजा के बौद्ध होते ही प्रजा में भी बहुत तेजी से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा और नए नए उत्साह के कारण, नए नए धार्मिक उत्साह के कारण संपूर्ण तिब्बत ही एक दिन ऐसा आया कि बौद्ध बन गया। तथा अगर आप वहां देखें तो वहां की जो वर्णमाला है वह भी भारतीय वर्णमाला से मेल खाती हुई है,
क्योंकि इस समय तक, जब तक के वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, तिब्बत की कोई अपनी लिपि नहीं थी। अतः थोनसी संभोट नामक विद्वान को इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत भेजा गया। उस समय के राजा ने उनको भारत भेजा और वहां भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार का यह मार्ग खुल गया। और यह प्रथम मार्ग था जो खुला, क्योंकि वह भारत आया और उसने यहाँ पर आकर के यहाँ की भाषा को सीखा, यहाँ की लिपि के विषय में ज्ञान प्राप्त किया और लिपि और भाषा के माध्यम से उसने यहाँ की संस्कृति को भी पढ़ लिया, संस्कृति को भी जान लिया और इस प्रभाव को लेकर के वह अपने देश लौटा। भारतीय साहित्य वहां भरपूर मात्रा में पढ़ा जाने लगा। 7वीं शताब्दी से ही भारतीय ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती भाषा में मिलता है। लिखित साक्ष्यों के अनुसार कश्मीर आचार्य पद्म संभव और नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षित तिब्बत नरेश के निमंत्रण पर वहां पहुंचे और उन्होंने अनुवाद में सहयोग किया। यही कारण है कि वहां की भाषा, लिपि, व्याकरण, साहित्य, कला और धर्म, इन सभी पर भारत की छाप है। नेपाल प्राचीन समय में भारत का ही अविभाज्य अंग था। महात्मा बुद्ध का जन्म यही हुआ था, इसीलिए भारतीय संस्कृति की छाप को वहां देखना और उसे अभिव्यक्त करना बड़ा मुश्किल है। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नेपाल भारत से कहीं अधिक भारतीय संस्कृति का संवाहक राष्ट्र है। आज भी वह देश बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है। चीन, भारतीय संस्कृति को चीन में पहुंचाने का दायित्व भी बौद्ध धर्मावलंबियों को ही जाता है। ईसा की प्रथम शताब्दी में भारत के 2 बौद्ध धर्म के प्रचारक धर्मरत्न और काश्यप मातंग चीन गए थे। ये अपने साथ धर्म ग्रंथ और महात्मा बुद्ध की कुछ अस्थियां लेकर के गए। चीन के तत्कालीन सम्राट मिंगती ने इन आचार्यों का अपने यहां स्वागत किया तथा स्वयं भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उन्होंने इन दोनों के ठहरने के लिए अपनी राजधानी में पो मा सी नामक विहार बनवाया और इस प्रकार चीन में भारतीय संस्कृति के पहुंचने का श्री गणेश हुआ। इन दोनों ही विद्वानों ने चीनी जैसी कठिन भाषा को सीखा और अपने धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद उसमें किया। आज भी चीन में अनेक ऐसे अनुदित ग्रंथ हैं जो कि बौद्ध धर्म के हैं, वहां पर वो सुरक्षित हैं और आज वो भारत में अप्राप्य हैं। अनुवाद करने में कश्मीर के विद्वान कुमार जीव तथा दक्षिण भारत के विद्वान बोधि रुचि का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये दोनों ही आचार्य चीन में वैचारिक क्रांति वाले आचार्य रहे हैं। इन्होंने वहां वैचारिक क्रांति लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर राधा कुमुद जी के शब्दों में कुमार जीव भारत, मध्य एशिया तथा चीन के आपसी सांस्कृतिक मेलजोल के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। चीन में अनेक मठ एवं विहारों का निर्माण हुआ है, जिनमें चंगअंगनाग तथा लोपंग के मठ सर्वाधिक प्राचीन कहे जाते हैं। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर फायान, हुएनसांग तथा इत्सिंग जैसे चीनी यात्री भारत आए, जिन्होंने अपने ग्रंथों में तत्कालीन भारत व भारतीय संस्कृति, जीवन यापन शैली इत्यादि का वर्णन किया है। कोरिया एवं जापान, कोरिया में भारतीय संस्कृति चीन से तथा जापान में कोरिया से पहुंची। 4वीं शताब्दी के मध्य चीन से बौद्ध धर्म कोरिया पहुंचा तथा 5वीं शताब्दी के अंत तक संपूर्ण कोरिया बौद्ध मतावलंबी हो गया। तदंतर कोरिया वासियों ने इसको बौद्ध धर्म को अपने पड़ोसी देश जापान में पहुंचाया।
जापान में पहुंचते ही बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, जिसके कारण वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अत्यंत तीव्र गति से हुआ। यहां पर अनेक बौद्ध मठ व बुद्ध प्रतिमाएं हैं। 1993 में भी एक विशालकाय प्रतिमा का निर्माण जापान में किया गया, जिसे उशिकु दाएबुत्सु के नाम से जाना जाता है। उशिकु शहर में बनी हुई होने के कारण इस प्रतिमा का नाम उशिकु से आरंभ होता है। यह प्रतिमा 120 मीटर अर्थात 390 फुट ऊंची है। यह विश्व भर की 3 सबसे ऊंची प्रतिमाओं में अपना स्थान रखती है। इस प्रकार हम स्पष्टतः कह सकते हैं कि मध्य तथा उत्तर पूर्व एशिया पर भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, संस्कृति व कला का प्रभाव सहज रूप से देख सकते हैं। अतः इन सभी देशों में भारतीय बौद्धिक संपदा का प्रभाव प्राचीन काल से ही है और आज भी देखा जा सकता है। इस लेख को तैयार करने में मैंने मुख्य रूप से दयालबाग शिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम में चलने वाली पुस्तक भारतीय संस्कृति को आधार बनाया है। धन्यवाद।